जी नमस्कार। पूर्व की भांति आज हम चैप्टर की बात नहीं करके जैसे आप संस्कृत हम पढ़ रहे थे तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। आज हम चाह रहे हैं कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अनुवाद सिखा दें। अनुवाद अगर आप सीख लेते हैं तो हम कोई भी बड़ा से बड़ा लाइन या संधि विच्छेद उसका करते हैं तो आराम से आपको समझ में आएगा। बिना अनुवाद के संस्कृत या संधि के संस्कृत समझना मैं समझता हूँ टफ है। हालांकि 2-3 पाठ हमने अलस कथा तक इसकी परिचर्चा की। अब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि अनुवाद अखर बहुत सारे लोगों का ये सुझाव आया कि सर अनुवाद की परिचर्चा करें। तो अनुवाद सीखने के लेकर के क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उसी की परिचर्चा कर रहे हैं। और ध्यानपूर्वक देखें, मेरे हिसाब से बहुत आसान है, बहुत ईजी है और आप आराम से समझ जाएंगे कि अनुवाद बनाना प्रक्रिया कितना आसान है। तो चलिए समय बिना गंवाते हुए हम इसकी परिचर्चा करें। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई वाक्य है, जैसे मैं घर जाता हूं, यह एक वाक्य है, यह एक वाक्य है। अब इसका अनुवाद बनाने के लिए हमें कितनी बात की आवश्यकता पड़ेगी, बस इसको ध्यानपूर्वक आप देख लें। कितनी बातों की आवश्यकता पड़ेगी एक अनुवाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है वह है हमको काल पहचाना। काल जैसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं, संस्कृत में हम उसको लकार कहेंगे। लकार, ये लकार पहचाना सबसे मस्ट है। जब तक हम लकार नहीं पहचानेंगे हम उसके हिसाब से सूत्र का प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले लकार। दूसरा, यहाँ पे जो खरा मैं है, ये मैं जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वह कौन पुरुष है। हम पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे, वह कौन सा पुरुष है। और पुरुष कौन सा है, जब पुरुष हम पहचानेंगे तो साथ ही साथ हमें वचन की भी चर्चा करनी होगी, वचन भी पहचानना होगा। वचन जिसको नंबर कहते हैं आप। जब तक हम नंबर नहीं पहचानेंगे, पुरुष पहचान भी लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम सूत्र नहीं लगा सकते। तीसरा, जब मैं के साथ यहाँ पढ़ना, तीसरा मैं के साथ यहाँ जो क्रिया है, तो ये क्रिया में सूत्र का हम कौन सा प्रयोग करें, यानी क्रिया में किस सूत्र का प्रयोग है, तो सूत्र की चर्चा। तीसरा नियम हो गया सूत्र। जैसे ती त अंति आएगा, सीथा था, आमी आवा, आमा तूता मंतु अहितम ता आमी आवा इत्यादि। इसके बाद थोड़ी सी और आगे हम बढ़े तो कहता है कि मैं करता है, घर कर्म है, यह कर्म है और यह क्रिया है। तो कर्ता कर्म आखिर आएगा किस में, जैसे मैं घर जाता हूँ तो घर को जाता हूँ, तो इसके लिए करके हमें फिर कारक की आवश्यकता पड़ेगी। और कारक, कारक में बहुत सारा चीज आ जाएगा। कारक में आएगा शब्द रूप, यहां तक कि कारक का नियम भी आ जाएगा। ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट में जैसे थोड़ा बड़ा लाइन रहता है कि मैं घर से आकर पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। अगर ऐसे वाक्य हों तो उसके लिए फिर आपको प्रत्यय की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्यय की थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं इसमें और तथा, किंतु, परंतु इत्यादि का प्रयोग होगा। तो उसके लेकर के हमें अव्यय की आवश्यकता पड़ेगी। अव्यय, मैं समझता हूँ कि ये 6 पॉइंट अगर आपकी जहन में आ जाती है तो अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे साधारणतः के लिए ये 3 पॉइंट ही आपके लिए काफ़ी है। सिंपल, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये 3 बात से ही आप अनुवाद बना लेंगे। लेकिन भारी बनाने के लिए कि मैं अपने विद्यालय में श्रीमान फलाने से संस्कृत पढ़ने के लिए जाऊँ या जाता हूँ, तो ये बड़ा वाक्य बनाने के लिए कमती में हमें 6 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको ध्यान से आप समझें और इसको अपनी नोटबुक में लिखें। पहला पॉइंट है काल। तो हम आज काल की चर्चा करेंगे। आज मैं काल की चर्चा करूंगा कि काल आप कैसे पहचानिएगा, लकार कैसे पहचानिएगा, ये पहचान में आएगा। फिर हम पुरुष की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हम काल की चर्चा करते हैं।
कहता है कि हिंदी में 3 काल है, वर्तमान, भूत, भविष्यत। इंग्लिश में भी 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हमारे संस्कृत में अगर काल पूछ दे तो काल की संख्या, लकार की संख्या 10 है, लेकिन आपको 5 ही पढ़ना है। और 5 पढ़ने में मेरे हिसाब से आप 10+2 भी पास कर सकते हैं संस्कृत में। तो हम 5 ही की चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 ही आपकी सिलेबस से आती हैं। और 11-12 तक कहीं ना कहीं 5 लकार में ही आप पास कर जाएंगे। तो 5 लकार, हालांकि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि लकारों की संख्या संस्कृत में कितनी है, तो आपको उत्तर देना होगा 10। तो आइए लकार हम जान ले कि 5 है कौन कौन। लकार, जिसको हम काल कहते हैं। जहन में ये भी चल रहा होगा कि सर लकार नाम क्यों रखा गया। तो महर्षि पाणिनि ने जितना भी नामांकन किया, नाम रखा कालों का, वो सब में कहीं ना कहीं ल से प्रारंभ है, जिसके कारण इसका नाम लकार रखा गया। लकार, ल रूपी आकार। तो पहला लट, लट लकार। दूसरा लोट लकार। तीसरा लंग लकार, लफुर लकार। चौथा विधिलिंग। और 5वां लिरिट लकार। ये ट है, ट, लिरिट लकार। अब लट लकार को हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको समझना है। वहां दिख नहीं रही है तो यहां लिख देते हैं, लिरिट लकार, लिट लकार। अब कहता है कि लट लकार को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान, वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल। लोट लकार को कहते हैं आज्ञा अनुरोध, आज्ञा अनुरोध। लंग लकार को कहते हैं भूतकाल। और विधिलिंग का मतलब हो गया चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। और लिरिट लकार का पहचान हो गया, लिरिट लकार को कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल। अब हम जानेंगे कि लट लकार वर्तमान काल की पहचान क्या है। तो आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, 7वां 8वां 9वां 10वां 9वां तक पढ़े होंगे कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहले इसकी मोटा मोटी हम इसकी पहचान समझ लें। तो मोटा मोटी मैं पहचान कर रहा हूँ कि लट लकार की पहचान वैसे हो जाती है, हो, हूँ। लेकिन सब जगह यह नहीं होगा, मैं मोटा मोटी की बात करता हूँ। जैसे आसनभूत में भी है हूँ आता, जैसे मैंने पढ़ा है, तो वो नहीं होगा वर्तमान काल। हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। है हूँ बस से हम और आप समझ सकते हैं कि ये वर्तमान काल है। दूसरा भूतकाल की पहले बात कर लेते, लोट लकार की बाद में। था, थे, थी, भूतकाल की पहचान होती है। या कहता है कि ने चिन्ह के बाद, अगर ने चिन्ह के बाद अगर क्रिया आ, ई या ए से अंत होती है तो वह भूतकाल ही समझा जाता है, भूतकाल का ही वाक्य है। विधिलिंग में चाहिए लगा हुआ है, जब चाहिए लगा हो किसी वाक्य के अंत में तो वह विधिलिंग है। और भविष्यत काल का पहचान गागेगी, गा गे गी, गागेगी। अब देखा जाए आज्ञानुरोध में छोटे बच्चे कहीं ना कहीं
अनुरोध करेंगे और बड़े व्यक्ति उसे आज्ञा देंगे। जैसे हम किसी गुरुजी से अगर हमें जाना आना हो या कहीं बाहर जाना हो तो हम उनसे अनुरोध करेंगे और वो मुझे आज्ञा देंगे। तो छोटे व्यक्ति के लिए अनुरोध है और बड़े व्यक्ति के लिए आज्ञा है। अब हम पहले इसका एक एग्जाम्पल से समझ लेते, वाक्य से समझ लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए अंत में लगा हुआ है कि है हूँ, यानी कि यह वर्तमान काल है। अब इसी बात को अगर हम भूतकाल में लिखें तो क्या होगा? इसी वाक्य को अगर हम यहाँ लिखें कि मैं पढ़ता था या थी, या हम जिस बोले थे कि ने चिन्ह के बाद आइए से अगर कोई वाक्य अंत होती है तो कहीं ना कहीं वो भूतकाल है। जैसे मैंने पढ़ा, यहाँ ने चिन्ह है और ने चिन्ह के बाद यहाँ आ से अंत है, इसलिए भी यह भूतकाल है। और आगे कहता है चाहिए के अर्थ में, तो सबसे पहले भविष्यत काल बना लेते हैं ताकि आसान हो। मैं पढ़ता हूं तो यह हो जाएगा मैं पढ़ूंगा, स्त्रीलिंग पात्रा होगी तो पढ़ूंगी। वर्तमान भूत भविष्यत में बनाने का ट्रिक ये हो गया कि मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। अब इसी बात को मैं को अगर चाहिए में लिखे तो किस फॉर्म में आप पढ़े होंगे? मैं का रूप होता है मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए। अब मैं में चाहिए जोड़े तो कैसा वाक्य बनेगा? मैं पढ़ता हूँ, चाहिए अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं को क्या बना दे जो चाहिए के साथ, वह बिल्कुल वाक्य सुंदर हो जाएगा। तो मैं को मुझको बना देते हैं कि मुझको पढ़ना चाहिए, फिर भी मुझको पढ़ना चाहिए अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पढ़ना चाहिए। चाहिए के अकॉर्डिंग मैं को हम क्या बना देंगे कि मुझे पढ़ना चाहिए। अगर तुम होगा तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, वह होगा तो उसे पढ़ना चाहिए, राम होगा तो राम को पढ़ना चाहिए। तो हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मुझे पढ़ना चाहिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आसानी होगी समझने में। अब आइए आज्ञा अनुरोध लोट लकार में। अगर मैं किसी बड़े व्यक्ति या गुरु जी के पास मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे पढ़ने की इच्छा हो तो उनसे आदेश कैसे लेंगे? तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि मैं पढ़ूँ, वो भी विनम्रता के साथ, बी पोलाइट, विनम्रता के साथ। लोट लकार आज के बच्चों में हिंदी जो बोलचाल की जो है वो शिष्टता या विनम्रता कहीं ना कहीं उसके वार्तालाप में न देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि वो सही से लकार नहीं जानता है, और लकार न जानने का नतीजा ही है कि वह सही से हिंदी नहीं बोल सकता है। वह जब भी बात करता है तो उसमें 2 4 10 वर्ड मीनिंग इंग्लिश का लगा रहता है, खिचड़िया बोलता है। अब जैसे हमें गुरु जी के पास पढ़ना हो तो हम उनसे क्या करेंगे कि मैं पढ़ता है? हम उसको विनम्रता के साथ, और विनम्रता के साथ में कहीं ना कहीं आपकी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छी हो। तो मैं पढ़ता हूँ तो उसको जैसे ही हम आज्ञा अनुरोध में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि मैं पढ़ूँ, वो भी प्यार से। उसी में फिर हम तेज बोलेंगे मैं पढ़ूँ तो शायद ये रंगदारी हो जाएगा, शायद ये आदेशात्मक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम उनको प्यार से बोलेंगे कि मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ। अब एक ही वाक्य था, मैं पढ़ता हूँ, उसको हमने 5 में कहीं ना कहीं रूपांतरित किया, और 5 में रूपांतरित किया तो क्या क्या बना इसको ध्यान से देखें। लिखा है मैं पढ़ता हूँ, है हूँ है, तो हमने इसको वर्तमान काल समझा। मैं पढ़ूँ, इसमें कहीं ना कहीं हम किसी से आदेश ले रहे हैं, ये लोट लकार हो गया। मैं पढ़ता था या मैं पढ़ती थी भूतकाल हो गया, या मैंने पढ़ा ये भी भूतकाल हो गया। मैं को हमने क्या बना दिया विधिलिंग में? चाहिए, तो मुझे पढ़ना चाहिए। और लिट लकार में क्या कर दिए कि मैं पढ़ूंगा गागेगी या मैं पढ़ूंगी। तो एक वाक्य अगर कहीं पे लिखा रहे कि मुझे पढ़ना चाहिए तो हम आराम से समझ लेंगे कि विधिलिंग है।
मैं पढ़ूंगा गागेगी, ये भविष्यत काल है। मैं पढ़ता था, ये भूतकाल है। ये बहुत आवश्यक है आपको वाक्य पहचानना। जब तक आप वाक्य नहीं पहचानेंगे, किसी भी सूरत में दुनिया का कोई पंडित आपको अनुवाद नहीं समझा सकता। इसलिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक समझें आप। पुनः हम 2-3 और एग्जाम्पल कर लेते हैं। राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब इसी बात को कहीं ना कहीं हम चेंज करें, वर्तमान में भूत में करें, भविष्यत में करें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राम घर जाता था। राम घर जाता था। या ने चिन्ह का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? राम ने घर गया। ने चिन्ह के बाद आ से अंत है, इसलिए वे भूतकाल है। इसी बात को अगर हम भविष्यत काल में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? आप भी करें कि राम घर जाता है तो क्या हो जाएगा? राम घर जाएगा। बिल्कुल आसान है।